हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा ये वीडियो इरोडोप सीरीज का 44th लेक्चर है और हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट 6 है। इसमें हम इरोडोप की 2.63 टू 2.67 और उसके बाद 2.71 टू 2.77 इन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। हाँ, एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे हम लोग जो भी प्रॉब्लम्स करेंगे उसमें नंबर ऑफ मोल्स को एफ से दिखा देंगे और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर देंगे। ये ध्यान रखना ज्यादातर क्वेश्चंस में। अब सबसे पहले चलते हैं, वेसल का तुम्हें वॉल्यूम दिया हुआ है और 1.4 ग्राम नाइट्रोजन है 1800 केल्विन पे। तुम्हें प्रेशर निकालना है और ये दिया हुआ है कि 30% ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएटेड इनटू एटम्स एट दिस टेम्परेचर। एक वेसल का वॉल्यूम दिया हुआ है, 1.4 ग्राम नाइट्रोजन दिए हुए और टेम्परेचर दिया हुआ है 1800 केल्विन और तुम्हें प्रेशर फाइंड करना है और ये दिया हुआ है कि 30% जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एटम्स में डिसोसिएट हो जाते हैं। ये आपको दिया हुआ है। अब देखो, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स मैंने एफ कहते हैं तुमसे। नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे देखो, m अपॉन मोलिकुलर मास। उसके बाद नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकाल लेते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और ये कितने हो जाएंगे, F इंटू एवोगैड्रो नंबर। अब इसका 0.7n, ये तो N2 है और 0.3n N2, ये n में कन्वर्ट हो गए हैं। इसका मतलब ये 0.6n, ये एटॉमिक नाइट्रोजन बनेंगे। तो अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूं, F1 कह रहा हूं मैं, ठीक है, इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो फिर वो कितना होगा देखो, 0.7n अपॉन एवोगैड्रो नंबर। आई थिंक पॉइंट क्लियर होगा, 0.7n अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और अगर मैं इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालूं तो ये हो जाएगा 0.6n अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और उसके बाद तुम जानते हो जो प्रेशर होता है वो P1 प्लस P2 होता है। और आप ये देखो, P इक्वल टू nRT ओवर V होता है। क्यों? P इक्वल टू nRT अपॉन V, लेकिन n वहां पे नंबर ऑफ मोल्स होता है बेटा, ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा F1 RT अपॉन V, एक तो यहां से आ जाएगा, और F2 RT अपॉन V, ये दूसरी जगह से प्रेशर आ जाएगा। और तुम्हें T और V ऑलरेडी दिए हुए हैं, तो यहां से टोटल प्रेशर निकाल लेना। फाइंड P। एक बार रिपीट कर दे रहा हूं, सुन लो। सबसे पहली बात तो मैंने नंबर ऑफ मोल्स को F से डिनोट किया हुआ है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को
स्मॉल n से डिनोट किया हुआ है, तो वो दिमाग में थोड़ा पिक्चर सही बना लेना। अब क्या है देखो, तुम्हें 1.4 ग्राम नाइट्रोजन दी थी, 1.4 ग्राम N2 दिया था। इसका मतलब मोल्स कितने हो गए? मोल्स हो गए मास अपॉन m, और ये m ऑफ नाइट्रोजन हो गया, ध्यान रखना बेटा, जो है ये आ गया। उसके बाद अब अगर मैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहूं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहूं, तो नंबर ऑफ मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसमें से 0.7 n मॉलिक्यूल्स तो नाइट्रोजन के हैं, और 0.3 N2 जो मॉलिक्यूल्स थे वो n में कन्वर्ट हो गए। इसका मतलब टोटल मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे 0.6 n। अब मैंने दोनों के अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, तो पहले के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? 0.7 n अपॉन एवोगैड्रो नंबर, और दूसरे के नंबर ऑफ मोल्स हो गए 0.6 n अपॉन एवोगैड्रो नंबर। और उसके बाद फिर मैंने P इक्वल टू P1 प्लस P2 कर दिया, और प्रेशर का फॉर्मूला तुम जानते होगे, FRT अपॉन V होता है। F यहाँ पे लेकिन नंबर ऑफ मोल्स है, वो ध्यान रखना बेटा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। आपको स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है, और हीलियम और नाइट्रोजन का मिक्सचर है, उसमें तुम्हें डेंसिटी दे रखी है इतनी। तो कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम एटम्स निकालना है तुम्हें, और आंसर से देखो कंसंट्रेशन का मतलब क्या है कि पर सेंटीमीटर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। आप देखो ना, पर सेंटीमीटर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, ये आपको दिया हुआ है। अब सुनो, मान लो हीलियम को मैंने N1 ले लिया, ये मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, ध्यान रखना बेटा। ये क्या है देखो, मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। अब सुनो, अब वो अलग बात है कि आंसर में तुम्हें पर सेंटीमीटर क्यूब दिया हुआ है, तो यूनिट्स का ध्यान रखना, लास्ट में यूनिट्स का ध्यान रखना बेटा जो है। और नाइट्रोजन के मान लो N2 दिए हुए, इसका मतलब जो अननोन्स हो गए वो 2 आ गए ना, N1 एंड N2। अब उसके बाद सुनो, अब एक बात बताओ, डेंसिटी का मतलब क्या होता है? डेंसिटी ऑफ मिक्सचर का मतलब क्या होता है? टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये तो डेंसिटी का मतलब क्या हो गया? टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम। अब आप ये देखो कि हीलियम के यूनिट वॉल्यूम में N1 मॉलिक्यूल्स माने मैंने, तो और नाइट्रोजन के यूनिट वॉल्यूम में N2 मॉलिक्यूल्स माने, तो इसका मतलब टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना हो गया? ध्यान से देखना बेटा, N1 इंटू मास ऑफ हीलियम मॉलिक्यूल प्लस N2 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये बन गई पहली इक्वेशन, बन गई, बस हो गया। एक बार दोबारा देखो, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं। स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है, उसमें डेंसिटी दे रखी है, और मिक्सचर में हीलियम और नाइट्रोजन है, तो तुम्हें कंसंट्रेशन ऑफ हीलियम एटम्स निकालना है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम में कितने हीलियम मॉलिक्यूल्स हैं, तो मैंने उनको N1 मान लिया, और N2 के यूनिट वॉल्यूम में, सॉरी नाइट्रोजन के यूनिट वॉल्यूम में मैंने स्मॉल N2 मान लिए। अब चलते हैं डेंसिटी। डेंसिटी होती है टोटल मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो यूनिट वॉल्यूम में मैंने हीलियम के N1 मॉलिक्यूल्स माने थे,
और नाइट्रोजन के N2 मॉलिक्यूल्स माने थे। इसका मतलब यूनिट वॉल्यूम में टोटल मास कितना हो गया, देखो N1 इंटू मास ऑफ हीलियम एटम, हीलियम मॉलिक्यूल कह लो, प्लस N2 इंटू मास ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल। एक तो ये आ गया। अब आप ये देखो, स्टैंडर्ड कंडीशंस में हमें प्रेशर और टेम्परेचर सब पता होता है, नहीं है, प्रेशर और टेम्परेचर सब पता होता है। तो आप ये बताओ कि प्रेशर, यहां पे प्रेशर ड्यू टू हीलियम प्लस प्रेशर ड्यू टू नाइट्रोजन होगा। अब P का फॉर्मूला होता है एफ आर टी अपॉन वी, नहीं है, एफ आर टी अपॉन वी। तो ये आ गया एफ ऑफ हीलियम, एफ यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है बेटा, ध्यान रखना, आर टी अपॉन वी प्लस एफ ऑफ नाइट्रोजन आर टी अपॉन वी। अब आप ये देखो ना, ये क्या है बेटा, जो है ये है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम, नहीं है, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो इसको लिख सकता हूं N1 अपॉन एवोगैड्रो नंबर RT, प्लस इसी टाइप से मैं इसको क्या लिख सकता हूं, देखो इसको लिख सकता हूं प्लस N2 अपॉन एवोगैड्रो नंबर इंटू RT। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, बस हो गया। अब स्टैंडर्ड कंडीशन में तुम्हें प्रेशर भी पता होता है, टेम्परेचर भी पता होता है, एवोगैड्रो नंबर तुम्हें मालूम होते ही है, और R तुम्हें मालूम है ही है। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई। तो यहां से तुम N1 निकालोगे। इस वाले को दोबारा से देख लो बेटा, ये है ना, से देखो मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसको मैं ये नहीं कह सकता मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ये अच्छी तरीके से देख लो बेटा, क्या है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम इज ऑल्सो इक्वल टू मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम अपॉन एवोगैड्रो नंबर। तो वो किया है और कुछ नहीं किया, ये हो गया। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। इसमें देखो क्या है, इस टाइप से ना एक बीम ऐसे टकरा रही है बेटा, मॉलिक्यूल्स की बीम, हाँ ये ध्यान रखना। और मतलब ये इस टाइप से टकरा रहे हैं। ये थीटा दिया हुआ है और इलास्टिक कोलिजन दिया होगा, इलास्टिक कोलिजन दिया हुआ, ठीक है। तो ये थीटा एंगल पे ही वापस आएंगे, और ये v से टकरा रहे थे तो v स्पीड से ही वापस आएंगे, ये कह लो। और थीटा की वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है, और ये जिस स्पीड से टकरा रहे थे ये 400 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, और साथ में तुम्हें नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, ये दे रखा है। और मेन चीज ये है, देखो कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स ये दिया हुआ है, देखो 0.9 इंटू 10⁻19 पर सेंटीमीटर क्यूब। तो तुम्हें प्रेशर निकालना है कि प्रेशर कितना होगा। तो अब देखो इसमें क्या करना है, आप एक चीज देखो कि जो प्रेशर होता है ना, ये फोर्स पर यूनिट एरिया होता है।
और फोर्स क्या होता है, dP/dt अपॉन एरिया, कुछ ऐसे बनेगा। अगर आप देखोगे तो इस टाइप का कुछ फॉर्मूला बनेगा ना, प्रेशर का मतलब फोर्स अपॉन एरिया, और फोर्स को हमने लिखा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन एरिया, और रेट का मतलब जो भी होता है 1 सेकंड पे चल रही है हमारी, क्यों, रेट का मतलब हमारी जो भी बात चल रही है 1 सेकंड पे चल रही है। तो अब मेरे को एक बात बताओ कि ये वाली फिगर में ये वाला एरिया मान लो मैं ए ले लेता हूं, तो अगर आप ये वाला एरिया देखोगे ना, ये वाला एरिया, तो ये ए अपॉन कॉस थीटा होगा। और एक सेकंड में वी डिस्टेंस पीछे वाले मॉलिक्यूल सब टकरा जाएंगे ना, नहीं है, एक सेकंड में वी डिस्टेंस पीछे वाले मॉलिक्यूल सारे टकरा जाएंगे। इसका मतलब इसमें कितना वॉल्यूम आ गया बताओ, इसमें जो वॉल्यूम आ गया वो ए इंटू वी हो गया। और पर यूनिट वॉल्यूम ईटा मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसका मतलब इसमें मॉलिक्यूल्स जो आएंगे वो ईटा ए वी होगा। ये सब पर सेकंड की चल रही है, कैलकुलेशन पर सेकंड चल रही है बेटा। और कोलिजन में आप जानते होंगे कि इस डायरेक्शन में जो मोमेंटम में चेंज होगा बेसिकली वही फोर्स अप्लाई करेगा, क्यों, वही फोर्स अप्लाई करेगा। तो पहले इस डायरेक्शन में इधर को एम वी कॉस थीटा रहा होगा, और बाद में इस डायरेक्शन में एम वी कॉस थीटा इधर को आ गया होगा। इसका मतलब जो चेंज इन मोमेंटम रहा होगा, नहीं है, चेंज इन मोमेंटम रहा होगा, 2 mv cos थीटा रहा होगा। चेंज इन मोमेंटम अगर आप देखोगे तो 2 mv cos थीटा ये रहा होगा। लेकिन ये एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना बेटा, जो है 1 मॉलिक्यूल। और एक सेकंड में इतने मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हैं, तो इसका मतलब एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज होगा, एक सेकंड में जो मोमेंटम चेंज होगा वो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये तो बन गया फोर्स। अब एक चीज और है कि अब ये मॉलिक्यूल्स एक्चुअल में इतने एरिया में गिरेंगे बेटा, ये वाले एरिया में वॉल में अगर देखोगे तो ए अपन कॉस थीटा, तो यहाँ पे जो हमने ए लिया हुआ है वो एक्चुअल में हम लोग ए अपन कॉस थीटा लेंगे। तो फाइनली देखो प्रेशर कितना आएगा, ध्यान से देखो, फाइनली जो प्रेशर होगा वो आएगा 2 mv cos थीटा। ये तो एक मॉलिक्यूल का मोमेंटम चेंज हो गया। और एक सेकंड में कितने मॉलिक्यूल्स गिरे, ईटा टाइम्स ए इंटू वी, तो ये मोमेंटम चेंज पर सेकंड हो गया, इसका मतलब फोर्स हो गया। और वो कितने एरिया में लोगे बताओ, जो है ये लोगे ए अपॉन कॉस थीटा, इतने एरिया में लोगे। और लास्ट में देखो ए और ए तो हो रहा है कैंसिल, अब बाकी सारी वैल्यूज दे रखी हैं ये, लेकिन यहाँ पे जो m है ये मास ऑफ 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है, ध्यान रखना, मास ऑफ 1 नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, ये है क्या। एक बार फिगर में देखो और समझा देता हूँ तब क्लियर होगा। जैसे ये था ना बेटा, ये ऐसे गिर रहा था, इसको हमने ए माना था, हाँ। दूसरी बात, अब आप ये देखो, ये वाला एंगल
थीटा था। तो ये वाला जो एंगल रहा होगा ये 90 माइनस थीटा रहा होगा, और फाइनली ये फिर से थीटा आ गया होगा। इसका मतलब ये जो एरिया आया ये तुम्हें दिख रहा होगा a अपॉन कॉस थीटा। एक तो एरिया तो लोगे ये। अब मैं एक बार दोबारा से कर दे रहा हूं, सुन लो। ईटा दिया था यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल्स थे। दूसरी बात, एक सेकंड में a इंटू वी मॉलिक्यूल के, इस वाली फिगर को देखते हुए चलना, ये वाली फिगर को, एक सेकंड में a इंटू वी वॉल्यूम के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो टकराएंगे। इसका मतलब टोटल कितने मॉलिक्यूल्स टकराएंगे, ईटा ए वी। और एक मॉलिक्यूल के मोमेंटम में जो चेंज आया वो 2 mv cos थीटा आया। इसका मतलब एक सेकंड में जो मोमेंटम में चेंज आया, जिसको हम बेसिकली फोर्स कहते हैं, वो हो जाएगा 2 mv cos थीटा इंटू ईटा ए बी। और लास्ट में मैंने बताया कि एरिया कितना लोगे आप, जो है एरिया लोगे a अपॉन कॉस थीटा, उतना एरिया लोगे तो ये आ जाएगा, बस वहां से प्रेस। तो ये ध्यान रखना। अच्छा, लास्ट में यूनिट्स वगैरह का तो क्या तुम्हें पूरा ध्यान रखना ही पड़ेगा कि मास को रखना है तो कैसे रखोगे, वो सारी चीजें तो तुम्हें देखनी है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तुम्हें डिग्री ऑफ फ्रीडम पूछा हुआ है, स्टैंडर्ड कंडीशंस दे रखी हैं, और डेंसिटी दे रखी है, और वेलोसिटी ऑफ साउंड ये दे रखी है। तो मेरे ख्याल से वेलोसिटी ऑफ साउंड का तुम फॉर्मूला जानते होगे, अंडर रूट गामा पी अपॉन रो होता है। मैं मान के चल रहा हूँ कि फॉर्मूले सब आपको याद है बेटा, जो है अंडर रूट गामा पी अपॉन रो होता है, और गामा की वैल्यू 1+2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। क्यों, आप देखो ना, गामा की वैल्यू क्या होती है 1+2 अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो अब आप ये देखो, v दे रखा है, p दे रखा है, और रो दे रखा है। स्टैंडर्ड कंडीशन दे रखी है ना बेटा, जो है तो इसमें तुम्हें v रो p ये नोन है। तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम f निकाल लो बस। फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम f। अब यहाँ पे लेकिन मैं स्मॉल f को डिग्री ऑफ फ्रीडम यूज कर रहा हूँ। पहले के कुछ क्वेश्चंस में मैंने f को नंबर ऑफ मोल्स लिखा था, और स्मॉल n को मैंने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा था। लेकिन यहाँ पे अब मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसको भी f से दिखा रहा हूँ। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। रेशियो ऑफ सोनिक वेलोसिटी v, सोनिक वेलोसिटी मतलब साउंड वेलोसिटी है, ये निकालनी है। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसका रेशियो निकालना है मोनो एटॉमिक के लिए और रिजिड डायटॉमिक के लिए। सिंपल क्वेश्चन है। आपको देखो v साउंड अपॉन v आरएमएस, इन दोनों का रेशियो निकालना बस हो गया। v साउंड तुम जानते होगे, ये होता है अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, और ये होता है अंडर रूट 3RT बाई एम। तो आर टी अपॉन एम तो कैंसिल हो गया। तो इसका मतलब फाइनली तुम्हें रूट गामा अपॉन 3 निकालना हो गया। नहीं है, आंसर में तुम्हें क्या निकालना है, रूट गामा अपॉन 3 निकालना है। उसके बाद तुम गामा जानते होगे मोनो एटॉमिक के लिए, वो 5/3 होता है, और डायटॉमिक के लिए वो 7/5 होता है। ये रख देंगे, सिंपल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मोलर मास निकालना है,
एंड नंबर ऑफ डिग्रीज ऑफ फ्रीडम निकालना है, और हीट कैपेसिटीज Cv और Cp दे रखी है। तुम्हें याद होगा मैंने तुमसे कहा था मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी इसको हम कैपिटल M से दिखाते हैं, सॉरी कैपिटल C से दिखाते हैं, और केवल हीट कैपेसिटी कह लो, जो यहाँ पे हीट कैपेसिटी दे रखा है, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इसको हम स्मॉल c से दिखाते हैं, और कैपिटल C इक्वल टू मोलर मास इंटू C, ये हम पहले ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं बेटा। जो है अगर आप देखो ना, ये हम ऑलरेडी पहले ड्राइव कर चुके हैं, कैपिटल C इक्वल टू कैपिटल M इंटू C। वो देख लो कैसे। कैपिटल C को अगर मैं लिखूं तो Q अपॉन N डेल्टा T होगा, और N, लेकिन यहाँ पे अब नंबर ऑफ मोल है, ध्यान रखना बेटा। जो है N यहाँ पे नंबर ऑफ मोल है, तो इसका मतलब ये हो जाएगा Q अपॉन मास ऑफ गैस अपॉन M इंटू डेल्टा T। इसको क्या लिख सकते हो, देखो M इंटू Q अपॉन M डेल्टा T, और तुम्हें लग ही रहा होगा कि Q अपॉन M डेल्टा T वो स्मॉल c होगा, तो ये अल्टीमेटली हो गया कैपिटल M इंटू C। ये क्या, समझ में आ गया होगा कि मोलर हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल C से दिखाते हैं, और हीट कैपेसिटी कह लो या फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहोगे तो वो ज़्यादा बेटर होगा, उसको हम स्मॉल c से दिखाते हैं। और कैपिटल C की जो वैल्यू होती है वो कैपिटल M इंटू C ये होती है। तो अब एक बात बताओ कि Cp माइनस Cv ये R होता है, और Cp को मैं क्या लिख सकता हूं, M इंटू छोटा Cp माइनस M इंटू छोटा Cv इक्वल टू R। तो यहां से तुम M निकाल लो, बस हो गया, फाइंड मोलर मास M। क्योंकि ये सब नोन है ना, ये गिवन है, देखो ये तो गिवन है, और ये तुम्हें पता होता ही है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब दूसरी बात सुनो, अब मुझे डिग्री ऑफ फ्रीडम भी निकालना था। तो जो गामा की वैल्यू होती है जो 1+2/f होती है, वो Cp अपॉन Cv होगी, या कह लो M छोटा Cp अपॉन M छोटा Cv। तो ये हो जाएगा छोटा Cp अपॉन छोटा Cv। और अब आप देखो, छोटा Cp और छोटा Cv ये तुम्हें पता है, क्यों छोटा Cp और छोटा Cv तुम्हें पता है, तो यहां से तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लेना, बस हो गया, फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम F। याद रखना, पहले के 3 क्वेश्चन में मैंने स्मॉल f को नंबर ऑफ मोल्स लिखा था, स्मॉल n को नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स लिखा था, और अब मैं स्मॉल f को डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख रहा हूं। और मोलर हीट कैपेसिटी को कैपिटल C, और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को स्मॉल c, और कैपिटल C इक्वल टू मोलर मास इनटू स्मॉल c, ये सारी चीजें। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में।
डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना है और तुम्हें सीपी दिया हुआ है, बड़ा सीपी दिया हुआ है, और दूसरे पार्ट में सी दिया हुआ है, मोलर हीट कैपेसिटी, और प्रोसेस दे रखी है। तो पहला पार्ट देखो, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर, और सीवी तुम जानते होगे F/2 इंटू आर होता है। मैं मान के चल रहा हूं कि फॉर्मूले तुम्हें मालूम है बेटा जो है। तो सीवी की जो वैल्यू होती है F/2 इंटू आर प्लस आर आ गई। अब आप ये देखो, सीपी गिवन है और आर तुम्हें पता होता है, ठीक है ना, आर तुम्हें मालूम होता है। तो यहां से डिग्री ऑफ फ्रीडम निकाल लो, फाइंड डिग्री ऑफ फ्रीडम स्मॉल एफ। अब चलते हैं बी पार्ट में। आपको पी टी इक्वल टू कांस्टेंट दिया हुआ है, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है या टी प्रोपोर्शनल टू पीवी होता है। नहीं, टी प्रोपोर्शनल टू पीवी होता है, तो इसमें मैं टी को पीवी रख दे रहा हूं, तो ये बन जाएगा पी स्क्वायर वी इक्वल टू कांस्टेंट, या पी वी की पावर 1/2 इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर मैं पीबी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट से कंपेयर करूं, अगर मैं पीबी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट से कंपेयर करूं, तो यहां पे जो पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट x होगा उसकी वैल्यू हाफ के इक्वल होगी। आई थिंक समझ में आ रहा होगा कि अगर मैं पॉलीट्रॉपिक पीवी की पावर x इक्वल टू कांस्टेंट से कंपेयर करूं, तो पॉलीट्रॉपिक कांस्टेंट x की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी। अब तुम जानते होगे c का जो फॉर्मूला होता है, ये हमने पिछले वीडियोज में कई बार किया हुआ है, ये CV प्लस R अपॉन 1 माइनस एक्स होता है, और CV मैंने अभी तुम्हें बताया F/2 इंटू आर भी होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा F/2 इंटू आर प्लस आर अपॉन 1 माइनस एक्स। अब आप देखो, C पता है, R पता है, X पता है, नहीं मतलब C पता है, R पता है, X पता है, तो यहां से तुम डिग्री ऑफ फ्रीडम F निकाल लो बस। लेकिन यूनिट्स का मैं हर वीडियो में कह रहा हूं बेटा, ध्यान रखना, यूनिट्स बहुत ध्यान से रखनी है तुम्हें जो है इसमें, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में यूनिट्स वगैरह का बहुत ध्यान रखना है। तो यहां से तुम्हारा निकलेगा डिग्री ऑफ फ्रीडम F के। तो खुद से एक बार ट्राई करके जरूर चेक कर लेना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तुम्हें गामा ऑफ मिक्सचर निकालना है। N1 मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक के हैं और N2 मॉलिक्यूल्स डायटोमिक के हैं। इसका भी मैंने तुम्हें एक फॉर्मूला दिया हुआ है पहले वीडियोज में, और बुक्स में भी मिल जाता है। N1 प्लस N2 अपॉन गामा माइनस 1 इक्वल टू N1 अपॉन गामा 1 माइनस 1 प्लस N2 अपॉन गामा 2 माइनस 1, ये फॉर्मूला होता है। अब यहां से गामा तुम्हें निकालना है। गामा 1 मोनो एटॉमिक का 5/3 होता है, गामा 2 डायटोमिक का 7/5 होता है। क्यों 7/5 होता है? तो इसको सॉल्व कर लेना और यहां से गामा की वैल्यू निकाल लेना, फाइंड गामा।
इस टाइप का क्वेश्चन भी पहले आ चुका है, अगर तुम्हें ध्यान हो, कि मिक्सचर का अगर गामा निकालना है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, n1 प्लस n2 अपॉन गामा माइनस वन इक्वल टू n1 अपॉन गामा वन माइनस वन प्लस n2 अपॉन गामा टू माइनस वन। और ये फॉर्मूला आपको हर टेक्स्ट बुक में मोस्टली दिया ही होता है, और उसका डेरिवेशन भी दिया होता है, मेरी अपनी किताबों में दिया होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। थर्मली इंसुलेटेड वेसल, नाइट्रोजन है, 27 डिग्री सेल्सियस पे मूव कर रही है, और वेलोसिटी इतनी थी 100 मीटर पर सेकेंड। हाउ मच इन परसेंटेज एंड इन व्हाट वे विल द गैस प्रेशर चेंज ऑन ए सडन स्टॉपेज ऑफ द वेसल। इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है, ध्यान रखना बेटा, जो है नहीं है, इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आया है। अब देखो इसमें क्या है, ये क्लोज्ड है, इसका मतलब v की वैल्यू कांस्टेंट है। तो अगर v की वैल्यू कांस्टेंट है तो p प्रोपोर्शनल टू t होता है। इसका मतलब अगर इस टाइप का रिलेशन आया तो फिर परसेंटेज चेंज इन p, परसेंटेज चेंज इन p विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन t। और ये तुमसे पूछा हुआ है। तो बेसिकली हम परसेंटेज चेंजेस टी निकाल लेते हैं, तो जितना भी परसेंटेज चेंजेस टी होगा वही एक्चुअल में परसेंटेज चेंज इन पी होगा। तो हम फाइंड कर रहे हैं परसेंटेज चेंज इन टी कितना होगा, परसेंटेज चेंज इन टी। मैंने पिछले के वीडियोज में कहीं पे आपको बताया होगा कि अगर आप कंटेनर को एकदम से रोक देते हो तो गैस मॉलिक्यूल्स की हाफ mv² वाली जो एनर्जी है वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। ये हमने पहले कभी डिस्कस किया हुआ है, ठीक है ना। अगर मैं कंटेनर को एकदम से रोक देता हूं तो गैस मॉलिक्यूल्स के पास जो हाफ mv² की जो एनर्जी थी वो कहां पे चली जाती है, तो जो वो उसकी इंटरनल एनर्जी में चली जाती है। इसका मतलब हम इस टाइप की इक्वेशन लिखते हैं, हाफ mv² इक्वल टू डेल्टा यू, डेल्टा यू का मतलब एन सी वी डेल्टा टी, एन का मतलब m अपॉन कैपिटल M, और ये गैस कौन सी है, नाइट्रोजन है बेटा, डायटोमिक है, डायटोमिक है। तो उसका जो CV होता है वो 5/2R होता है इंटू डेल्टा टी, और यहां से मास ऑफ द गैस हो गया कैंसिल, तो यहां से तुम डेल्टा टी निकाल लोगे। और उसके बाद जो परसेंटेज चेंज इन टी आएगा, परसेंटेज चेंज इन टी वो हो जाएगा डेल्टा टी अपॉन टी इनिशियल इंटू 100, ये कर दोगे बस हो गया। और टी इनिशियल तुम्हें ऑलरेडी दे रखा है, देखो 27 डिग्री सेल्सियस ऑलरेडी तुम्हें इनिशियल टेम्परेचर दिया हुआ है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। इससे पहले हमने किसी वीडियो में जो इस टाइप का क्वेश्चन किया था उसके आगे एक स्टेप और आगे है कि वेसल क्लोज्ड है, इसका मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो P प्रोपोर्शनल टू T है, तो जितना परसेंटेज चेंज T में आएगा उतना ही परसेंटेज चेंज P में आएगा। बस ये इसमें कंसेप्ट है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। टेम्परेचर दिया हुआ है, तुम्हें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकालनी है और मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन कह रहा है बेटा जो। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड है, VRMS की वैल्यू वो √3RT/m होती है।
लेकिन बस यहाँ पे ध्यान रखना R की जो वैल्यू रखते हैं वो तो रखोगे 8.31, T को रख दोगे 70 + 273, और जो मॉलिक्यूलर मास होगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दे रखा है बेटा 32 इंटू 10⁻³ करोगे। ये ध्यान रखना, यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो 32 इंटू 10⁻³ होता है, तो इसका जो आंसर आएगा वो फिर आएगा मीटर/सेकंड। ये हो गया। और तुम्हें ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है एक मॉलिक्यूल की, यहाँ ध्यान रखना जो है। तो ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ये 3/2 kT होती है, बस ये ध्यान रखना। और यहाँ पे जो K होता है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। क्यों? K क्या होता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट होता है। ये हो गया। अच्छा, एक छोटी सी बात है, तुमसे कह रहा है कि ध्यान से देखना, मीन काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका मतलब एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ध्यान रखना बेटा, जो एक मॉलिक्यूल की इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन, बस हो गया। तो एक मॉलिक्यूल की कितनी हो जाती है? 3/2 kT हो जाती है। ये यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट रखना है और T को तुम्हें रखना है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा वो नहीं है। डायटोमिक दे रखा है और एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली कह रहा है, और आपसे कहता है हाउ मेनी टाइम्स हैज द गैस टू बी एक्सपेंडेड टू रिड्यूस द रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 1.5 टाइम्स। तो सुनो, VRMS प्रोपोर्शनल टू √T है ना। अब आप ये बताओ कि VRMS को तुम्हें 1.5 टाइम्स डिक्रीज करना है, 1.5 टाइम्स डिक्रीज करना है। इसका मतलब टेम्परेचर को, ठीक है ना, टेम्परेचर को आप देखोगे तो क्या होगा बताओ, 1.5 का स्क्वायर, या कह लो 2.25 टाइम्स डिक्रीज करना होगा। ये समझ में आ रही बात बेटा, क्या कह रहा हूं मैं जो है? VRMS प्रोपोर्शनल टू √T होता है। मेरे को VRMS को 1.5 टाइम्स डिक्रीज करना है, तो इसका मतलब मुझे टेम्परेचर को 1.5 का स्क्वायर, या कह लो 2.25 टाइम्स डिक्रीज करना है। तो आप कह सकते हो कि T फाइनल अपॉन T इनिशियल, ये 1/2.25 होगा। एक तो इक्वेशन ये आ गई। अब सुनो, एडियाबेटिक प्रोसेस में तुम जानते होगे PV⁻⁴ इक्वल टू कांस्टेंट होता है। और मैं यहाँ पे V वर्सेस T इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ, V वर्सेस T इक्वेशन बनाना चाह रहा हूँ। तो P को मैं T/V से भी रिप्लेस कर सकता हूँ, ठीक है ना, P को T/V से भी रिप्लेस कर सकता हूँ। तो ये इक्वेशन तुम जानते होगे TV⁻⁴ इक्वल टू कांस्टेंट, ये बनती है। और डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस है, तो गामा की वैल्यू 1.4 या गामा-1 की वैल्यू 0.4 यूज कर सकते हो। अब इसमें रख दो, बस हो गया। T इनिशियल V इनिशियल की पावर 0.4 इक्वल टू T फाइनल V फाइनल की पावर 0.4, ये हो गया। और तुम्हें
टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल दिया हुआ है, क्यों? टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल गिवन है, टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल ये हमने निकाल लिया था, मतलब ठीक है, ये पता हो गया था। तो यहां से तुम फाइंड वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल, ये कर दो, और वो बाय द वे 7.6 आ जाएगा। वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल जब फाइंड करोगे तो 7.6 आ जाएगा। एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। डायटोमिक दिया हुआ है, तो गामा की वैल्यू 1.4 या गामा -1 की वैल्यू 0.4। दूसरी बात, एडियोटिक एक्सपेंशन दिया हुआ है और तुम्हें आरएमएस स्पीड को 1.5 टाइम्स डिक्रीज करना है। इसका मतलब टेम्परेचर को 2.25 टाइम्स डिक्रीज करना होगा। तो टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल की वैल्यू 1/2.25 होगी। और उसके बाद एडियोटिक प्रोसेस में फिर जो टीवी की इक्वेशन होती है वो होती है टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे वो बन जाएगी टी वी की पावर 0.4 इक्वल टू कॉन्स्टेंट, या कह लो टी इनिशियल वी इनिशियल की पावर 0.4 इक्वल टू टी फाइनल वी फाइनल की पावर 0.4। और टी फाइनल अपॉन टी इनिशियल में ऑलरेडी पता है, तो यहाँ से वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल तुम फाइंड कर लो। अब इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, नाइट्रोजन है, मास इतना दिया हुआ है, एनक्लोज्ड है इन ए वेसल, टेम्परेचर ये दिया हुआ है। What amount of heat has to be transferred to gas to increase the root mean square velocity 2 times? फिर से वही आगे देखो, V RMS proportional to root T, इसको तुम्हें 2 टाइम्स करना था। इसका मतलब टेम्परेचर को तुम्हें 4 टाइम्स करना पड़ेगा, और इनिशियली 300 केल्विन था, इसका मतलब तुम्हें 1200 केल्विन करना पड़ेगा। तो टेम्परेचर 300 केल्विन से 1200 केल्विन आ गया, तो इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 900 केल्विन आ गई। अगर आप देखोगे तो डेल्टा टी की वैल्यू 900 केल्विन हो गई, और इनक्लोज्ड है, इसका मतलब आइसोकोरिक बनेगी। और Q का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है एन सी डेल्टा टी, लेकिन अब यहाँ पे स्मॉल n मैंने नंबर ऑफ मोल्स के लिए रिप्रेजेंट किया है, बेटा ध्यान रखना, नंबर ऑफ मोल्स के लिए रिप्रेजेंट किया है। तो n की वैल्यू मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास, और c यहाँ पे CV होगा, ये ध्यान रखना, c यहाँ पे CV होगा। और बाय द वे गैस कौन सी है? नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन मतलब डायटोमिक, तो डायटोमिक का जो CV होता है वो 5/2R होता है। अब आप देखो सारी वैल्यूज आपको मालूम है। मास ऑफ नाइट्रोजन गैस 15 ग्राम दे रखी है, मॉलिक्यूलर मास आपको नाइट्रोजन का मालूम होता है, आर की वैल्यू आपको मालूम होती है, डेल्टा टी 900 केल्विन हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो यहां से तुम क्यू निकाल लेना बस। तो पूरे वीडियो में याद रखना, कभी हमने नंबर ऑफ मोल को स्मॉल एफ से दिखाया है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को स्मॉल एन से दिखाया है, और कुछ क्वेश्चंस में हमने स्मॉल एन से नंबर ऑफ मोल्स को दिखाया है। और यहाँ पे एक बार दोबारा से रिपीट कर दे रहा हूँ, सुन लो। तुम्हें वी आरएमएस को 2 टाइम्स करना था, तो टेम्परेचर को तुम्हें 4 टाइम्स करना पड़ेगा, इसका मतलब 1200 केल्विन करना पड़ेगा। और इनिशियली 300 केल्विन था, तो इसका मतलब डेल्टा टी की वैल्यू 900 केल्विन हो गई। और एनक्लोज्ड है तो आइसोकोरिक प्रोसेस हो गई,
तो Q इक्वल टू NC डेल्टा T में C को हमें C भी यूज करना पड़ेगा, ये है। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो भी कंप्लीट हुआ और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ और प्रॉब्लम्स लेंगे हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स की। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।